सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि संजय राउत के गुट के जो नेता है वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और लगातार यही सवाल उठ रहा है, क्या संजय राउत भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में है? क्या आने वाले समय में संजय राउत भी शामिल हो सकते हैं एकनाथ शिंदे के गुट में? जिस तरीके से एक के बाद एक नेता जो हैं वो अब एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। और संपर्क में तो बिल्कुल होंगे। एकनाथ शिंदे, संजय राउत, ये लोग शिवसेना के अभिन्न अंग रहे हैं। संजय राउत इवन जो मुखपत्र छपता है शिवसेना का सामना, उसके संपादक रहे हैं। और बहुत सारे जो कुछ आर्टिकल्स मैंने भी पढ़ा है, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स रहे हैं एकनाथ शिंदे के, जो जब इनके अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध का मतलब कि जब तक उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक उनके बहुत सारे आर्टिकल्स थे, वो लिखने का कार्य करते थे संजय राउत जी। तो ऑब्वियस सा बात है कि संपर्क और संबंध बहुत अच्छा होगा इन लोगों का। और रही बात इनके पार्टी में रहने का या एकनाथ शिंदे के पास जाने का, तो संजय राउत तो हर एक बयान में, हर एक मीडिया चैनलों के सामने मुखातिब होते समय एक ही बात बोलते हैं कि मैं ही असली वाला शिवसेना हूं, मैं ही बाला साहब का सपोर्टर हूं। एकनाथ शिंदे का सपोर्ट इसी नारे पर एकनाथ शिंदे ने बोला कि नहीं, बाला साहब के समर्थक और सपोर्टर हम लोग हैं, हिंदुत्व के सपोर्टर हम लोग हैं, हिंदुत्व के उपासक हम लोग हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये बात सही भी लगा, क्योंकि जब महाविकास अघाड़ी की वहाँ पर सरकार चल रही थी, जहाँ एम से महा नहीं हो रहा था, एम से मुसलमान हो रहा था, तो वहाँ पर उनसे हटने का कार्य अगर किसी ने साहस किया तो एकनाथ शिंदे जी ने किया। अब संजय राउत जी को कहीं ना कहीं अपने आप को अगर रिप्रेजेंट करना है, कब आप राज्यसभा का सांसद बनेंगे? जब आपके पास सदन में आपके विधायक रहेंगे। जब 40 से ज़्यादा विधायक भाग गए तो आप तो आज तक कभी इलेक्टेड होके आए नहीं हैं, आप शुरू से नॉमिनेटेड हुए हैं राज्यसभा के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका इलेक्टेड होना जरूरी है। अगर आप राज्यसभा में पहुंच के यहाँ से सांसद का जो निधि होता है सब कुछ, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उस नाते कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे से संपर्क करने का जरूर ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिए हैं संजय राउत। और इसी बात को समझिए कि बहुत सारे उनका इशारा, जो कुछ भी हो रहा है, रोज़ दिनों पर दिन उनके लैंग्वेज का जो पैटर्न है चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं वो इसी ओर इंगित कर रहा है। और आप मान करके चलिए कि जो लोग बाला साहब के विचारधारा को ठुकरा करके, क्योंकि मैडम मैं ये बात बताना चाहूँगा, 2019 अक्टूबर में जब सरकार बन रही थी महाविकास अघाड़ी की, उस समय भी आकर सबसे ज़्यादा लबर करने वाले संजय राउत ही थे। और यही वो इंसान थे जिन्होंने, जिस बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला था, वहाँ पर सबसे पहले उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से मिला दें, इसमें अहम रोल संजय राउत का रहा था। शरद पवार के साथ मिला के सरकार बना ले, संजय राउत का रोल रहा था। अब कहीं ना कहीं जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई और सब इनकी आकांक्षाएं धरी की धरी रह गई, ना इनके भाई मंत्री बन पाए, ना ये केंद्रीय मंत्री बन पाए, और ना तो जो भाई विधायक थे वो एक दलगत राजनीति के तहत सिमट करके, सिकुड़ करके रह गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है राज्यसभा चुनाव को ध्यान में देखते हुए कि संजय राउत ऐसा फैसला ले सकते हैं, और फैसला बदलने में वो शुरू से माहिर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कर देते हैं तो ये कोई आश्चर्य वाला विषय नहीं होगा। तरफ संजय राउत को लेकर ये भी खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का आज सरकार महाराष्ट्र में गिरी है, या फिर आज उद्धव ठाकरे को कोई महाराष्ट्र में नहीं पूछ रहा है, तो जनता कह रही है कि इसके जिम्मेदार भी संजय राउत हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की गई। अब संजय राउत, आपको याद होगा पत्रकार महोदया की जब सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाराजगी की वजह से, और शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने थे, तो संजय राउत ने उस समय धमकी भरे लहजे में कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बताना चाहता हूं कि ये शिवसेना है, ये कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी नहीं है। मतलब जहां कहीं भी कुछ ऐसा होता था तो उसमें संजय राउत का बयान भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को टारगेट करते हुए आता था। तो इस बात को आप मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं संजय राउत ने उकसाने का कार्य किया है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस रहा हो या पालघर का इंसिडेंट रहा हो संतों वाला। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले 2020 अप्रैल का ये घटना है, सबसे पहले
संजय राउत ही आ जाते थे, वहीं ईडी बन जाते थे, वहीं सीबीआई बन जाते थे, वहीं एसआईटी बन जाते थे, वहीं पुलिस बन जाते थे, वहीं जुडिशरी सिस्टम बन जाते थे और आकर अपना तख्ता लेकर लबर लबर जो उनका लक्षण रहा है वो करके उद्धव ठाकरे के लिए ये कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे थे, संकट पैदा कर रहे थे और उसका नतीजा आज उद्धव ठाकरे झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने सारे विधायक थे, ठीक है ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके साथ हैं तो कुछ भी है तो आपके साथ ही रह जाएंगे, लेकिन आज से 15 से 20 दिन पहले जितने सारे लोग सत्ता का मलाई चख रहे थे और एक संजय राउत के वजह से आज उनके हाथ से सत्ता निकल के चला गया। अब वो लोग देख रहे हैं कि यार उद्धव ठाकरे को मैं कैसे छोड़ दूं, मेरे सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। जो 10-12 लोग हैं ये किन प्रकार किसी भी परिस्थिति में उद्धव ठाकरे के साथ हो, लेकिन पता तो उन्हें भी है कि आज हमारा जो ये हाल हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। तो जब उनको पता है कि इसका जिम्मेदार संजय राउत है तो आप विश्वास मानिए कि कैसे उसका सम्मान होगा। अभी आप कल का घटना देखिए, कल के घटना में जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में जब आप जाएंगी तो वहाँ पर एक कहावत प्रसिद्ध है, शादी में रूठे हुए फूफा का, वही हाल संजय राउत का हो गया। शिवसेना के सांसदों ने बोला कि हम द्रौपदी मुर्मू जी का सपोर्ट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का अलख एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में जगाया है, आज जो बाकी के बचे हुए एमएलए हैं और एमपी हैं उनको भी लग रहा है कि यार इनका फैसला तो बहुत सही है। तो जब मुझे गंगा नहाकर पुण्य ही कमाना है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मैं भी शामिल हो जाऊं। और आने वाले 24 का वो अपना राजनीति भी देख रहे हैं, 24 का वो अपना समीकरण भी देख रहे हैं जिसको आगे की राजनीति करनी है। अब उसमें एक संजय राउत अगर बाधा बन के खड़े हैं वहां पर, नतीजा क्या हुआ? एक तरफ आप बोल रहे हैं वहीं शादी में रूठे हुए फूफा की तरह कि नहीं जी मेरे यशवंत सिन्हा जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। सारे सांसदों ने बोला कि नहीं, हम द्रौपदी मुर्मू जी का सपोर्ट करेंगे। और नतीजा क्या हुआ कि आपको बीच बैठक में से उठ के जाना पड़ा। अब अपने आप को महाराष्ट्र में शिवसेना के नंबर 2 बताने वाले संजय राउत को अगर महाराष्ट्र शिवसेना के सभा से बीच में छोड़ करके उठ करके जाना पड़े, इससे ज़्यादा मैडम बेइज्जती क्या हो सकती है। और यहाँ पर भी अगर संजय राउत नहीं समझें तो हमें लग रहा है कि जो ये नॉमिनेटेड होकर राज्यसभा तक आते थे, ये भी बहुत जल्दी जाने वाला है। संजय राउत कह रहे हैं एमवीए की सरकार गिरी है और अगर आज उद्धव ठाकरे की ये सभी तमाम चीजें हैं तो इसके जिम्मेदार हैं वो 40 विधायक जो कि धोखा देकर एकनाथ शिंदे के साथ गए। वहीं देश की जनता कह रही है कि ये तमाम वो नीतियां हैं जिन पर 2.5 साल उद्धव ठाकरे चले। बिल्कुल, आप हमसे बताइए कि कोई भी हिंदू होने के नाते उसके सामने किसी संत को मार मारकर पीट कर बेरहमी से हत्या कर दिया जाए, कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आप वहाँ पर अगर कोई भी घटना घटित हो तो पुलिसिंग से लेकर सब कुछ अपने हाथ में कर लें। एक विधायक एक मंत्री तक आपसे नहीं मिल पाए, एक विधायक और एक मंत्री तक इनसे नहीं मिल पाता था उद्धव ठाकरे जी से। आपका बेटा नया नवोदित, चूंकि वो आप उनका आदित्य ठाकरे का क्वालिफिकेशन मैडम इतना ही था कि ही इज सन ऑफ उद्धव ठाकरे एंड ही इज ग्रैंड सन ऑफ लेट बाला साहब ठाकरे। इसके अलावा उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो एमएलए का टिकट ले लें, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, सब कुछ बन जाए। लेकिन फिर भी आपके पार्टी के लोगों ने उस फैसले को स्वीकार किया। अब आप क्या करना शुरू किए? आप अपने आप को कहते हैं कि शिवसेना हिंदुओं की पार्टी है, महाराष्ट्र में जय शिवाजी कह के अगर हिंदुत्व का कोई अलग जगाएगा तो शिवसेना है। क्या आदित्य ठाकरे से बड़ा हिंदुत्ववादी नेता बाला साहब के बाद आपको उद्धव ठाकरे मिल गए और उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे से बड़ा हिंदुत्ववादी नेता आपको नहीं दिखा था क्या? और जब आपको नहीं दिखा था तो उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। क्या गलती है एकनाथ शिंदे के? अगर एक बंदा ऑटो चला करके वहां तक पहुंचा, अगर बाला साहब का आशीर्वाद उसको इसलिए मिला क्योंकि वो ईमानदार था, वो कर्मठ था, वो दृढ़ पुरुष था, तो अगर उसने भी सपना संजोया कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हम कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा करें। अब आप जिस इंसान का 3 से 4 जिलों में, थाड़े वाले पूरे एरिया में एकनाथ शिंदे का क्या वर्चस्व है, क्या वैल्यू है, आप जाकर देखिए। राजनीतिक वैल्यू और वर्चस्व का मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उस इंसान को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अपने पास तक आने नहीं दे रहे हैं, अगर उसका बात नहीं सुन रहे हैं, तो लोकतंत्र में अगर अपने सीनियर नेता से जूनियर नेता बात नहीं रख सकता है तो फिर राजनीति का, लोकतंत्र का क्या फायदा है? और इसको देखते हुए अगर 40 विधायकों ने सपोर्ट किया तो मैं तो उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि उन्होंने आज के इस कलयुग के धर्म युद्ध में एकनाथ शिंदे का सपोर्ट करके महाराष्ट्र के कलयुग का भगवान उसको बनाने का कार्य किया है।